अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिम्फ नोड्स। लास्ट लेक्चर में हमने जर्नल इंट्रोडक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ा था और हमने उसमें लास्ट में ये बात की थी कि आने वाले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, हिस्टोलॉजी ऑफ लिम्फ नोड्स या लिम्फ नोड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के इस टॉपिक में हम फोकस करेंगे लिम्फ नोड्स पे कि लिम्फ नोड्स हमारे पास क्या होते हैं। अच्छा, lymph nodes actually they are the combination of lymph vessels। ये क्या होते हैं? ये हमारे पास जो lymph vessels होते हैं उसकी combination होती है या उसकी rejoining होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर क्या मौजूद है, यहाँ पर सेल्स मौजूद है। अब ये सेल्स जो हैं ये क्या करते हैं, कुछ सिक्रीशन करते हैं और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में, और हमारे जो ब्लड की पिलरीज होते हैं वो भी कुछ ओजेस फिनोमेना के थ्रू प्लाज्मा यहाँ पर रिलीज करते हैं ताकि उसकी वजह से एक्सचेंज हो जाए। लेकिन जब वो वापस एब्जॉर्प्शन होती है हमारे कैपिलरी में, तो जितनी उसने ओजेस की है या जितनी उसने प्लाज्मा रिलीज की है वो टोटली एब्जॉर्ब नहीं होती, और जो रिमेनिंग प्लाज्मा होती है उसको रिसीव करने के लिए यहाँ पर क्या मौजूद होता है, यहाँ पर कुछ इस किस्म के स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, कुछ इस किस्म के स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं, जिसको हम लिम्फ कैपिलरी का नाम देते हैं, लिम्फ कैपिलरी का नाम देते हैं। अच्छा, तो ये लिम्फ कैपिलरी जिस तरह की ब्लड की पिलरी रीजॉइनिंग करके वेन बनाते हैं, तो इसी तरह ये लिम्फ कैपिलरी रीजॉइनिंग करके क्या बनाते हैं, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल्स। तो ये लिम्फ वेसल्स मुख्तलिफ टिश्यू से क्या करते हैं, लिम्फ को रिसीव करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से एक टिश्यू से इसने लिम्फ को रिसीव किया है और ये एक और टिश्यू मौजूद है, वहाँ से भी ये लिम्फ की पिलरीज क्या करते हैं, लिम्फ को रिसीव करके फिर रीजॉइनिंग करके क्या बनाते हैं, ये लिम्फ वेसल बनाते हैं। अच्छा, फिर एक लिम्फ वेसल, दूसरी लिम्फ वेसल, तीसरी लिम्फ वेसल, इस तरह कई सारे लिम्फ वेसल एक ही जगह पर अपनी जो रिसीव लिम्फ है उसको क्या करते हैं, ड्रेन करते हैं। जब वो एक खास जगह पर क्या करते हैं, ड्रेनिंग करते हैं, बहुत सारे जो लिम्फ वेसल्स होते हैं वो जब एक ही जगह पर अपनी जो रिसीव लिम्फ है उसको क्या करते हैं, ड्रेन करते हैं, तो उसी पॉइंट को हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, लिम्फ नोड्स। इसको हम नाम देते हैं लिम्फ नोड्स। क्लियरली आपको अब लिम्फ नोड्स की समझ आ गई होगी कि लिम्फ नोड्स एक्चुअली होते क्या हैं। ये वो साइट्स या वो पोजीशन या वो पॉइंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, मुख्तलिफ लिम्फ वेसल से क्या करते हैं, लिम्फ को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। ये रिसीविंग क्यों करते हैं, इसकी एक खास फंक्शन यहाँ पर परफॉर्म होती है जो बॉडी के लिए बहुत ही क्या है, बेनिफिशियल या फायदेमंद है। अब हम क्या कहते हैं कि लिम्फ नोड की हिस्टोलॉजी क्या है, किस तरह ये लिम्फ नोड के सेल्स मौजूद होते हैं और इसमें कौन कौन सी चीजें मौजूद होती हैं और वो क्या काम करते हैं। तो अभी हम फोकस करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ लिम्फ नोड्स के बारे में। अब अगर हिस्टोलॉजी की तरफ हम देखें तो जो इस लिम्फ नोड का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है, दे आर बीम शेप, ये बीम शेप स्ट्रक्चर के होते हैं। और हमारे बॉडी के अंदर कितने लिम्फ नोड्स मौजूद हैं, एमसीक्यूज में कभी कभार आता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें कितने लिम्फ नोड्स मौजूद होते हैं। तो इसकी जो नंबर है, देयर आर 6 lymph nodes in our bodies। There are 6 lymph nodes in our body। इसी तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो हमारे बॉडी में कितने मौजूद होते हैं, वो 6 पोजीशन पर मौजूद होते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो इस स्ट्रक्चर के हमारे पास दो सरफेस क्लियरली नजर आते हैं।
एक कौन सा सरफेस है, ये जो उभरा हुआ सरफेस है, और दूसरा जो इसने इनवर्ड इन्विजिनेशन टाइप की क्या की है, मूवमेंट की है। तो इन दो सरफेस को हम क्या नाम देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये इसका जो उभरा हुआ हिस्सा है इसको हम कहते हैं कन्वेक्स पोर्शन, कन्वेक्स पोर्शन। और जो नीचे वाला पार्ट है जिसने इन्विजिनेशन की है उसको हम क्या नाम देते हैं, कॉनकेव पोर्शन। अच्छा, इस पोर्शन को आपने इसलिए जहन में रखना है क्योंकि इसके बाद जो हम हिस्टोलॉजी में फंक्शन पढ़ेंगे तो उस फंक्शन को आपने जहन में याद रखने के लिए इन पोर्शन का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए आपने इन पोर्शन को क्या करना है, जहन में रखना है। जो उभरा हुआ हिस्सा है उसको हम कन्वेक्स पोर्शन कहते हैं, और जो नीचे की तरफ दबा हुआ है या अंदर की तरफ दबा हुआ हिस्सा है इसको हम कहते हैं कनकेव पोर्शन। अच्छा, अब हम कहते हैं कि लिम्फ नोड्स क्या करते हैं, फंक्शन उनका क्या क्या है। लिम्फ नोड्स have two portion, convex which is called convex portion which is called cortical portion या cortex portion, and the concave portion which is called medulla। जिस तरह के हम ऑलरेडी पढ़े हैं कि किडनी में हमारे पास जो कन्वेक्स पोर्शन था उसको हमने कार्टिकल का नाम दिया था, और जो अंदर की तरफ दसा हुआ था उसको हमने नाम दिया था कनकेव पोर्शन या मेड्यूला। तो इसी तरह यहाँ पर भी जो उभरा हुआ हिस्सा है उसको हम कन्वेक्स पोर्शन कहते हैं, और कन्वेक्स पोर्शन को हम क्या नाम देते हैं, कन्वेक्स पोर्शन को हम नाम देते हैं कॉर्टेक्स, और जो कनकेव पोर्शन है उसको हम नाम देते हैं मेड्यूला। अभी इन दो पोर्शन को आपने जहन में रखना है क्योंकि इसके बाद फंक्शन में आपके लिए ये फायदेमंद रहेगा। अच्छा, अब हम हिस्टोलॉजी की तरफ चलते हैं कि इसकी हिस्टोलॉजी क्या है, इसमें किस तरह सेल्स मौजूद होते हैं। तो जो मेड्यूलरी पार्ट है, ये फॉर एग्जांपल ये जो पार्ट है ये इसका इनर पार्ट है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं मेड्यूला। और जो उभरा हुआ पार्ट्स है उसको हमने नाम दिया है कॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स हो गया, ये मेड्यूला हो गया। अब इस कॉर्टेक्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं, जो एक्सटर्नल पोर्शन होता है एनवायरनमेंट की तरफ उसको हम कॉर्टेक्स का नाम देते हैं, और जो मेडुला के साथ वाला पोर्शन है इस कॉर्टेक्स का उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं पेरा कॉर्टेक्स। जो मेड्यूला का लास्ट पोर्शन है और कार्टिकल का जो एक्सटर्नल सरफेस है उसके बीच में हमने एक डॉटेड लाइन ड्रा की है, तो ये क्या है, पेराकॉर्टेक्स है। और जो एक्सटर्नल एजेस वाला पोर्शन है या जो पेराकॉर्टेक्स से लेकर एक्सटर्नल एजेस तक पोर्शन है उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। अब इसके अंदर क्या मौजूद है, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं, और ये सेल्स कहां पर मौजूद होते हैं, इसमें कंपार्टमेंट्स होते हैं। इन कंपार्टमेंट में एक्चुअली जो सेल्स मौजूद होते हैं लिम्फ नोड्स के, वो मौजूद होते हैं। अच्छा, इस तरह के इसमें स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है एक्चुअली इसके जो सेल्स होते हैं वो एनी स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं। अब हम कहते हैं कि जो लिम्फ वेसल्स थे वो रीजॉइनिंग करके या उनकी कॉम्बिनेशन से
इसके एक लार्जर लिम्फ वेसल बन जाएगी और वो ड्रेन होगी कहाँ पर, ये जो कार्टिकल पोर्शन है इस लिम्फ नोड्स का। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या मौजूद होते हैं, यहाँ से यहाँ पर इस तरह के स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये एक लिम्फ वेसल्स हो गई, ये दूसरी लिम्फ वेसल्स हो गई, इसी तरह बहुत सारे लिम्फ वेसल्स जो होते हैं वो यहाँ पर अपनी जो इनटेक उसका जो लिम्फ होता है वो क्या करते हैं, ड्रेन करते हैं, वो ड्रेन करते हैं। अच्छा, अब हम कहते हैं कि ये क्या है, ये है लिम्फ वेसल्स, ये क्या है, लिम्फ वेसल्स। अब इन लिम्फ वेसल्स का काम क्या होता है कि ये क्या करें, जो लिम्फ नोड्स हैं उनको अपना जो इनटेक किया हुआ लिम्फ है वो उनको ड्रेन कर दें। अब यहां से जो लिम्फ होगा वो ड्रेन होगा इन ट्यूब्यूल्स में। ये जो कंपार्टमेंट है उनके अंदर ट्यूब्यूल्स होते हैं, वो डायरेक्टली इन कंपार्टमेंट में सिक्रीशन नहीं करते बल्कि इन ट्यूब्यूल्स जो होते हैं उनमें ये अपनी सिक्रीशन करते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट इस लिम्फ नोड्स को समझने के लिए हम कहते हैं कि फर्स्ट पॉइंट है मीन जहां पर या जहां से लिम्फ इसके अंदर शामिल होता है। दूसरा पॉइंट ये है जब ये शामिल होता है तो फिर ये जो फर्दर सब डिवीजन है इस वेसल्स की, इसको हम कहते हैं पॉइंट 2। इस पॉइंट 2 वाले ट्यूब्स को हम एक नाम देते हैं सब कैप्सुलेटेड कैप्सुलर साइनोसिस या साइनस। इसके बाद जो ये नीचे की तरफ बेंड कर जाते हैं, जो जहां पर इनकी सिक्रीशन ओपन हो जाती है इन कंपार्टमेंट्स में, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, यहां पर इनकी सिक्रीशन शामिल हो जाती है इन कंपार्टमेंट्स में, तो इसको हम नाम देते हैं या इसको हम शो करते हैं कि ये क्या है, पॉइंट 3 है। और पॉइंट 3 के जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उसको हम नाम देते हैं वर्टेक्स कॉर्टेक्स साइनोसिस या साइनस। तो यहां पर हमने 3 पॉइंट का जिक्र किया। फर्स्ट पॉइंट में जो वेसल्स थे उसने अपना लिम्फ जो है वो इस लिम्फ नोड्स में शामिल कर दिया है। सेकंड पॉइंट में रिसीविंग हो गई है जिसको हमने नाम सब कैप्सुलर साइनस का नाम दिया है। थर्ड में ये इस कंपार्टमेंट में इन ट्यूब से जो लिम्फ होता है वो शामिल हो जाता है, उसको हमने पॉइंट 3 का नाम दिया है और पॉइंट 3 को हम कहते हैं कि क्या है, कॉर्टेक्स साइनस है। फिर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल हम इस जो इसका एक कंपार्टमेंट है इसको हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये इसका एक कंपार्टमेंट है, इसमें यहां पर जो लिम्फ वेसल्स हैं वो अंदर आ गई है और फिर सब डिवीजन उसने कर ली है किस चीज में, सब कैप्सुलर साइनस में। तो यहां से जब ये सिक्रीशन यहां पर आ जाती है, यहां से आके यहां पर जब रिलीज हो जाती है तो यहां पर जो इंटरनल इसका सरफेस है इसमें कुछ सेल्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल एक मास ऑफ सेल यहां पर मौजूद होता है, एक मास होता है सेल्स का जिसको हम नाम देते हैं कि ये लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट।
लिम्फोसाइट के बारे में ऑलरेडी हम इम्यून सिस्टम के थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में पढ़ चुके हैं कि लिम्फोसाइट कौन से हैं, टी सेल्स एंड बी सेल्स। अच्छा, तो इन टी सेल और बी सेल का क्या काम है? टी सेल क्या करते हैं? एक्टिवेशन करते हैं, और आफ्टर एक्टिवेशन ये बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, और जब ये बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं तो ये बी सेल क्या करते हैं? ये एक्टिवेट करते हैं बी सेल्स को, और बी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं मेमोरी सेल्स एंड एंटीबॉडीज are producing cell, antibody producing cell mean plasma cells। और फिर ये प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं? ये फिर एंटीबॉडीज IgG, IgM, IgA, IgD, IgE, ये मुख्तलिफ किस्म के एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। अब इस लिम्फोसाइट्स के मास के अलावा यहाँ पर और भी सेल्स मौजूद होते हैं जिसको हम नाम देते हैं मैक्रोफेजेस का। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैक्रोफेजेस भी मौजूद होते हैं। एंड मैक्रोफेजेस के अलावा कुछ और भी सेल्स मौजूद होते हैं जिसके साथ कुछ स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, और इन सेल्स को हम नाम देते हैं कि ये कौन से सेल्स हैं? ये डेंड्राइटिक सेल्स हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने 3 किस्म के इम्यून सेल्स के बारे में जिक्र किया। एक मास ऑफ लिम्फोसाइट, सेकंड मैक्रोफेजेस, थर्ड डेंड्राइटिक सेल्स। अब लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे? वो अगर यहाँ पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजन मौजूद हैं तो उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उसको फिर एक्टिवेशन के बाद अपना डिफरेंशिएशन करेंगे। फॉर एग्जांपल, या इसका मतलब ये कि यहाँ पर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, इस तरह सुप्रेसर टी सेल उनको बनाएंगे, और इसी की वजह से फिर ये बी सेल्स को भी एक्टिवेट करेंगे। और आफ्टर द एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स, द बी सेल्स develop to mature B cells, or we also call it plasma B cells, and then the plasma B cells are able to produce different type of antibodies, and these antibodies finally come and attach with the pathogens and destroy them. This is the simple mechanism which is occur here. Now अगर हम देखें तो यहाँ पर जो मैक्रोफेजेस हैं और डेंड्राइटिक सेल्स हैं, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये कौन से सेल्स हैं? ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं। लेकिन यहाँ पर इनका फंक्शन जो होता है वो सेम नहीं होता। नॉर्मली ये दोनों सेल्स पैथोजन को किल भी करते हैं और उनको फिर प्रेजेंट करते हैं दूसरे सेल्स के लिए, ताकि वो भी इसको क्या कर ले, आइडेंटिफाई कर ले और एक्टिवेट हो जाए। लेकिन यहाँ पर इन दो सेल्स के बीच में सिमिलरिटी नहीं है, बल्कि कुछ डिफरेंस है फंक्शन के हवाले से। वो इस तरह से है कि फॉर एग्जाम्पल हम मैक्रोफेज की बात करते हैं। मैक्रोफेज क्या करेंगे? ये फॉर एग्जांपल एक मैक्रोफेज है, ये एक पैथोजन है। जब ये पैथोजन के साथ अटैच हो जाएगा, एंटीजन के थ्रू आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, तो ये इसको इनगल्फ करेगा और सेल के अंदर जो इसके एंजाइम्स होते हैं वो रिलीज करके इसको डिग्रेड कर देगा और छोटी छोटी पीसेस इसके बन जाते हैं। और फिर ये क्या करते हैं, अपने सेल सरफेस के साथ जो इसका MHC मॉलिक्यूल होता है, इन छोटे पीसेस को उन MHC मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करके फिर दूसरे सेल्स को एक सिग्नल देता है एक्टिवेशन के लिए। ये इसका नॉर्मल फंक्शन है कि पहले ये क्या करेगा, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, और आफ्टर इम्यूनिटी ये एज अ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल काम करेगा। इसी तरह जो डेंड्राइटिक सेल्स होती है उसका भी नॉर्मल जो इस नोड्स के अलावा जो डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं उनका फंक्शन यही होता है कि पहले उस पैथोजन को किल करेगा, फिर उसकी क्या करेगा, उसकी एज अ एंटीजन प्रेजेंटेशन करेगा। लेकिन यहाँ पर इसका फंक्शन जो है वो चेंज है। वो किस तरह चेंज है? वो इस तरह चेंज है कि फॉर एग्जांपल यही एक पैथोजन है और ये एक क्या है, डेंड्राइटिक सेल यहाँ पर मौजूद है। और हमने पहले बात की, जब मैक्रोफेजेस किसी पैथोजन को इनगल्फ करते हैं तो उसके बाद उसकी प्रेजेंटेशन करते हैं, और उसकी एंटीजन प्रेजेंटेशन की वजह से ये जो टी सेल्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। और फिर आफ्टर एक्टिवेशन ये बी सेल को एक्टिवेट करते हैं। बी सेल क्या करते हैं, ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, और यही एंटीबॉडीज
यहाँ पर जब डेंड्राइटिक सेल्स के साथ आ जाते हैं तो वो यहाँ पर बाइंड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एंटीबॉडीज बाइंड हो गई जिसको हम नाम देते हैं IgE फॉर एग्जांपल लेट सपोज। अच्छा, फिर ये अपना जो इसका FC पोर्शन होता है या जो टेल वाला पोर्शन होता है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन पास करते हैं, और मॉडिफिकेशन इसलिए कास्ट करते हैं ताकि उन मॉडिफिकेशन की वजह से जो पैथोजेनिक सेल्स होते हैं या जो पैथोजेनिक पार्टिकल होते हैं उनके साथ क्या हो जाए, अटैच हो जाए। तो इसी की वजह से ये वाला पैथोजन जब इसके साथ बाइंडिंग करता है तो ये डेंड्राइटिक सेल्स क्या करते हैं, उस पैथोजन को स्ट्रांगली अपने साथ अटैच कर लेते हैं, उस पैथोजन को अपने साथ अटैच कर लेते हैं। और आफ्टर द अटैचमेंट ये नॉर्मल कंडीशन में ये करेगा कि इनगल्फ करेगा, किल करेगा, फिर प्रेजेंटेशन करेगा, लेकिन यहाँ पर इसकी जो डायरेक्ट इम्यूनिटी होती वो फंक्शन नहीं परफॉर्म होती, बल्कि जस्ट ये एज अ प्रेजेंटेशन काम करता है। तो ये इसको अपने साथ पकड़ के रखता है, तब तक ये पकड़ के रखता है जब तक कोई और इम्यून सेल्स यहाँ पर ना आ जाए और इनको किल ना करे, तब तक ये उसको क्या करेगा, खुद के साथ पकड़ के रखेगा। अच्छा, अगर यहाँ पर हम देखें बी सेल्स फॉर एग्जांपल मैक्रोफेजेस को, डेंड्राइटिक सेल्स को, बी सेल्स को, टी सेल्स को, तो इन सब का काम है यहाँ पर इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल्स, सेफ्टी फ्रॉम द पैथोजेंस। तो यहाँ पर जब ये यहाँ पर ड्रेन हो जाता है, यहाँ पर जब ये फ्लूइड ड्रेन हो जाता है तो यहाँ पर ये सेल्स क्या करते हैं, एज अ इम्यून सेल्स, क्योंकि वो ऑलरेडी इम्यून सेल्स हैं तो एज अ इम्यून सेल्स ये यहाँ पर मौजूद होते हैं और क्या करते हैं, यहाँ पर अगर कोई कंटेमिनेशन या पैथोजन मौजूद है उनको क्या कर लें, किल कर लें। और जब ये इनको किल कर लेते हैं तो उसके बाद ये वाले जो डक्ट्स होते हैं ये आपस में मिलना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह के हमने पहले भी जिक्र किया था किडनी में कि उसके भी जो निफ्रॉन जो कॉमन कलेक्टिंग डक्ट होते हैं वो इसी तरह मिलते हैं और क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डक्ट्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम मिटा देते हैं समझने के लिए। अच्छा, तो ये जब क्या होते हैं, यहाँ पर एक डक्ट बनाते हैं तो वो डक्ट क्या करते हैं, वो यहां से निकलकर कुछ लेक्चर में आया है, कुछ बुक्स में आया है कि यहाँ पर 2 डक्ट्स बना लेते हैं, कुछ में आया है कि एक डक्ट बनता है यहाँ पर। अच्छा, अब जब यहां से लिम्फ निकल जाता है तो यहाँ से इन सारे कंपार्टमेंट से जो इनका लेंस होता है वो यहाँ से निकलकर इस डक्ट्स में शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो लिम्फ नोड्स थी उसमें क्या हुआ, उसमें जस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड हो गई। आफ्टर इम्यूनिटी ये फिर उस लिम्फ को एक बड़े से वेसल्स में शामिल करते हैं या उसमें ड्रेन कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट शुरू में रह गया था कि जो वेसल यहाँ पर लिम्फ को एंटर करते हैं उसको हम कहते हैं एफेरेंट वेसल्स। और जब उनकी पैथोजन से सेफ्टी हो जाती है और उसके बाद जो इनका कनकेव पोर्शन है वहां पर जो डक्ट्स निकलते हैं उनको हम कहते हैं इफेरेंट वेसल्स और डक्ट। अच्छा, यहाँ पर चूंकि इसमें सेल्स टिश्यू मौजूद होते हैं तो उसके लिए भी कुछ ब्लड सप्लाई की जरूरत होगी। तो इसी तरह जिस तरह के हमने किडनी में पढ़ा था, आर्टरीज भी इसमें एंटर होते हैं और वेन भी इसमें मौजूद होते हैं। आर्टरियोस को ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं और जब वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो ये वेन बाहर लेके जाते हैं। तो ये क्या थी, हिस्टोलॉजी ऑफ लिम्फ नोड्स। क्या थी, हिस्टोलॉजी ऑफ लिम्फ नोड्स। फिर जब ये डक्ट निकल जाते हैं तो या ये तो लेफ्ट थोरेसिक डक्ट होंगे या फिर राइट थोरेसिक डक्ट होंगे। अब लेफ्ट थोरेसिक डक्ट कौन सा है, राइट थोरेसिक डक्ट कौन सा है,
इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतने ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की अच्छी तरह से समझ आई होगी। इसी तरह के और लेक्चर के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।